अफगानिस्तान आज एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन इस्लाम के आने से पहले भी अफगानिस्तान का एक अतीत था। आज हम अफगानिस्तान का मानव इतिहास शुरू से समझेंगे, अंधेरे से निकलकर संस्कृति और सभ्यता के उजाले में आने तक की यात्रा। अफगानिस्तान में मानव जाति का इतिहास कम से कम 50,000 साल पुराना है। इसके पाषाण युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है दर्राए कुर। आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य खाना बदोश्त जिंदगी से उकताकर बसेरा करना सीखने लगा, जैसा कि दुनिया की सभी जगहों पर होता आया है। लोग अपनी गतिविधियों के हिसाब से पास पास आने लगे, समाज बनने लगे और मनुष्य शिकारी से किसान बन गया। धीरे धीरे गांव बसने लगे। चूंकि जल ही जीवन है, ये बसाहट किसी न किसी जल के स्रोत अथवा नदी के आसपास होती थी। आवश्यकताओं ने आविष्कारों को जन्म दिया। कुदरत के सामने इंसान की बेबसी को देखते हुए ऐसा ही एक आविष्कार हुआ, सर्वशक्तिमान का स्वरूप और प्रारूप, जिसके आधार पर प्राचीन आस्थाओं का विकास हुआ। इस प्रकार से देश काल परिस्थितियों के हिसाब से संस्कृतियों का विकास हुआ। अफगानिस्तान को लेकर अभी भी खोज जारी है। अभी इस जमीन के अंदर हजारों साल के हजारों राज छिपे पड़े हैं, लेकिन इस वक्त इस सारे मुल्क पर तालिबान की खरपतवार उगी हुई है। देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकल कर आ पाता है। गांवों में खेती बाड़ी बढ़ती गई, पारस्परिक व्यापारिक संबंध उत्पन्न हुए, जिनके आधार पर तमाम व्यवसाय उभरने लगे और नगर विकसित होने लगे। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार मिस्र के अलावा नील नदी से फरात और फरात से सिंधु तक पश्चिमी और मध्य एशिया में कई संस्कृतियां, कई नगर उत्पन्न हुए। मानव विकास की कई सीढ़ियां चढ़ते हुए पाषाण युग से ताम्र पाषाण युग तक, वहां से कांस्य युग तक यानी ब्रॉन्ज एज तक, और वहां से भी लौह युग तक यानी आयरन एज तक आ पहुंचा। अलग अलग देशों में यह क्रमिक विकास अलग अलग कालखंडों में हुआ। अफगानिस्तान में इस विकास की यात्रा को समझने के लिए हमें पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। अफगानिस्तान के बीचों बीच पठार है, और जैसे टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी होती हैं, वैसे ही इस पठार के इर्द गिर्द मानव बसने लगा। इसीलिए उत्तरी अफगानिस्तान पर मध्य एशिया की संस्कृतियों की छाप थी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग पर ईरान की और पूर्वी भाग पर भारत की। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की थाली में मुंदिकाक, और ईरान अफगानिस्तान की सीमा पर ईरान में शहर सुख्तह के इर्द गिर्द हेलमंद संस्कृति विकसित हुई, जिस पर मेसोपोटामिया, ईलाम और फारस की छाप थी। बल्कि अफगानिस्तान के ये शुरुआती निवासी दुनिया में सबसे प्राचीन खेतीबाड़ी करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। अफगानिस्तान की सीमा से कुछ ही दूरी पर बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में भारतवर्ष में सबसे पुराने खेती के प्रमाण मिलते हैं। फिर अफगानिस्तान के इतिहास में एक विलक्षण मोड़ तब आया जब इसके उत्तर में बल्ख में एक संस्कृति विकसित हुई, ईसा से करीब 2000 साल पहले। कुछ इतिहासकार तो शोरतुगई को सिंधु सरस्वती सभ्यता की ही उत्तरी सीमा मानते हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहीं से वैदिक संस्कृत और अवेस्तन फारसी अलग हुई और भारत और फारस की संस्कृतियों की अलग अलग धाराएं बन गईं। इसके लिए आप हमारा इससे संबंधित वीडियो देखिएगा। अब धीरे धीरे इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पारसी पंथ के निर्माता जरथुष्ट्र का जन्म भी बल्ख में हुआ था। बल्ख को संस्कृत में बाल्ही कहते थे। बल्कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो हेलमंद नदी की एक शाखा अर्गंदाब नदी ही असल में वैदिक काल की सरस्वती नदी है। सन 1800 ईसा पूर्व के आसपास, यानी अब से करीब 4500 साल पहले, बल्ख से निकलकर संस्कृत भाषी अथवा आर्य भाषी लोग काबुल घाटी और गंधार में आकर बस गए और फिर धीरे धीरे पंजाब के मैदानों में उतरकर उत्तर भारत में सिंधु और गंगा के मैदानों पर छा गए। इससे संबंधित एक घटना ऋग्वेद में आती है, 10 राजाओं का युद्ध, दाशराज्य संग्राम। ये संग्राम परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ इसको अमुदरिया बताते हैं, कुछ इसको रावी नदी बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार तो इसको यमुना नदी तक बता देते हैं। इसमें भरत वंशियों ने 9 राजाओं को पराजित करके कुरु राज्य की स्थापना की थी। इससे पश्चिमी इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरह से संस्कृत आर्य राज्यों की सिंधु और गंगा के मैदानों में स्थापना हुई होगी। ये एक साथ हुआ या सदियों में धीरे धीरे होता रहा, या केवल भाषाएं यहां से वहां हुई,
ये कहना अभी कठिन है, लेकिन संस्कृत का प्रभाव पूर्वी अफगानिस्तान पर स्पष्ट था और पश्चिमी भाग पर अवेस्तन फारसी का। वैसे ईरान का शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों का स्थान, आर्यों की भूमि। इससे कई शताब्दियों आगे चलकर अगर हम बौद्ध और जैन ग्रंथों की माने तो इन राज्यों ने बढ़ते बढ़ते सन 700 और 600 ईसा पूर्व के बीच महाजनपदों का रूप ले लिया। उनमें से दो का संबंध निस्संदेह अफगानिस्तान से है, एक काम्बोज और दूसरा गंधार। ये दोनों हिंदू कुश और सिंधु के दरमियान थे, जिसमें संभवतः काबुल घाटी भी शामिल थी। लेकिन ये सिक्के का केवल एक ही पहलू है। यहां अफगानिस्तान के इस पार भारतवर्ष में राज्य बन रहे थे, तो अफगानिस्तान के उस पार ईरान में साम्राज्य बन रहे थे, जिसे समझने का अब वक्त आ गया है। भारत में गौतम बुद्ध के जन्म के लगभग 125 साल पहले सन 680 ईसा पूर्व के आसपास ईरान के हमदान में एक महासाम्राज्य का उदय हुआ, माद साम्राज्य, जिसे हम अंग्रेजी में मीडियन एम्पायर कहते हैं। माद सम्राटों के नाम सुन लीजिए: दायुक, प्रवर्तीश, उवक्षत्र या हुक्षत्र, इष्टुमेगु या रिष्टिवैग, जिसकी कहानी कंस से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। माद साम्राज्य के इतिहास में एक कालखंड ऐसा भी था जब इस साम्राज्य पर सिथियंस का यानी शकों का अधिकार हो गया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि सन 1960 से पहले हमें इस माद साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सन 600 ईसा पूर्व के आते आते माद शासकों ने लगभग पूरे ईरान पर, अधिकांश अफगानिस्तान और तुर्किस्तान के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया। तो 600 ईसा पूर्व आते आते भारत और फारस की राजनीतिक धाराएं अलग अलग हो चुकी थीं। मादों के राज्य में ही फारस में कुरूश या कौरेश का उदय हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम साइरस द ग्रेट कहते हैं। कुरूश और भगवान कृष्ण और हिब्रू पैगंबर मूसा के बचपन की कहानियों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। कभी न कभी तो हमारा ध्यान इस ओर भी जाएगा और हम उस दिशा में शोध करेंगे। शुरू में कुरूश मादों का सामंत था। उसने फारस में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और सन 550 ईसा पूर्व के आसपास कुरूश ने अंतिम माद सम्राट रिष्टिबैग को हटाकर माद साम्राज्य का अंत कर दिया। इस तरह से हक्षमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इतना ही नहीं, कुरूश ने दक्षिण पश्चिमी ईरान के इलाम राज्य पर, इराक के बेबीलोनियन साम्राज्य पर और तुर्की के लीडिया और सिलिशिया पर अधिकार कर लिया। ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि सन 535 ईसा पूर्व के लगभग कुरूश यानी साइरस ने अपना साम्राज्य सिंधु नदी तक फैला लिया था। उसने शकों की एक शाखा मत्स्यकता, जिन्हें ग्रीक मसागते कहते हैं, उनसे एक लंबा संग्राम किया, उनसे कई इलाके छीने और इसी दौरान सन 530 ईसा पूर्व के आसपास उसकी सीर दरिया नदी के किनारे मृत्यु हो गई। फिर 8 साल तक काबुजिया या कैम्बायसिस ने राज किया। उसने मिस्र पर कब्जा किया, जिसे हक्षमनी मुद्राया कहते थे। फिर आता है दाराय वूश का शासनकाल, जिसे हम दारा या डरायस के नाम से बेहतर जानते हैं। दारा ने सन 520 ईसा पूर्व के जरा पहले साइलेक्स नाम के एक खोजकर्ता को भेजकर सिंधु घाटी का जायजा लिया और फिर सन 518 ईसा पूर्व के लगभग दारा ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। दारा के शासनकाल में हक्षमनी साम्राज्य अपने शिखर पर था। हक्षमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्षत्रपी कहा जाता था और क्षत्रप शब्द अस्तित्व में आया। हक्षमनियों के आक्रमण से भारतवर्ष में जहां दो महाजनपद कंबोज और गंधार समाप्त हो गए, वहीं हक्षमनियों की दो क्षत्रपियां भी जन्मी, गादार और हिदूश। गादार संभवतः गंधार था और हिदूश बन गया हिंदूश, जिससे आगे चलकर इंडस, इंडिया और हिंदू शब्द बने, जैसे ज्रका आगे चलकर ज्रांका बन गया। अफगानिस्तान में अन्य क्षत्रपियां थीं। हेरात के क्षेत्र में हरेव, कंदहार के क्षेत्र में हराउतीश, बल्ख में बाक्त्रीश, उत्तरी सीमा पर सुगुधा और खैबर पख्तूनख्वा के आसपास तथागुश। इस समय पूर्वी भारत में गौतम बुद्ध और महावीर अपने विचार दर्शन का प्रचार कर रहे थे और बिंबिसार और अजातशत्रु के राज में मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। दारा के बाद क्षायर शाह का शासन आया, जिसे हम ग्रीक में जरक्सीस के नाम से जानते हैं। क्षायर शाह के 21 साल के शासन के बाद अर्ताक्षर शाह का 41 साल का शासन आया, जो कि काफी हद तक स्थायी रहा।
लेकिन सन 424 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद हक्षमनी साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई और लगभग 100 साल तक इस साम्राज्य की पतझड़ होती रही। अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी दौरान पूर्वी अफगानिस्तान और सिंधु घाटी में क्षेत्रीय राज्य और गणराज्य उभरने लगे होंगे, और शायद हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि अश्वकर्ण, आंभी, पोरस या पौरव या पुरु, मालव, क्षूद्रक इत्यादि उन्हीं में से होंगे। फिर पश्चिम से एक ऐसी आंधी आई जिसने हक्षमनियों को मिटा डाला। अलेक्जेंडर, अलक्षेंद्र या सिकंदर। सन 333 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हक्षमनी साम्राज्य पर हमला किया। आखिरी हक्षमनी सम्राट दारा तृतीय को हराकर उसने हक्षमनी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। फिर सिकंदर ने मध्य एशिया के लड़ाके कबीले और छोटे छोटे राज्यों को हराकर सन 327 ईसा पूर्व में काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान के दुर्गम पर्वतों ने सिकंदर के न सही पर सिकंदर की सेना के तो हौसले पस्त कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने कई शहर बसाए थे जिन सबका नाम अलेक्जेंड्रिया से शुरू होता था। इनमें सबसे विख्यात है मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया। कुछ अलेक्जेंड्रिया अफगानिस्तान में भी थे, जैसे अलेक्जेंड्रिया एरिया जिसे आजकल हम हेरात कहते हैं, अलेक्जेंड्रिया प्रोफ्थेसिया यानी शायद आज का फराह, अलेक्जेंड्रिया एराकोसिया जिसे आजकल हम कंदहार कहते हैं, और स्कंदरिया शब्द से ही संभवतः कंदहार की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा अलेक्जेंड्रिया ओपियाना यानी गजनी, अलेक्जेंड्रिया ऑक्सियाना यानी ए खानूम, अलेक्जेंड्रिया कॉकेसिया यानी बगराम, अलेक्जेंड्रिया नायसिया यानी जलालाबाद इत्यादि बसाए गए। अगर ललितादित्य या विक्रमादित्य ये सब करते तो हमें संदेह करना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन व्यक्ति का इतिहास है, इसीलिए इसे हमें श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। इन सब बातों पर जरा गौर कीजिए और आप स्वयं सोचिए कि ये कितनी वास्तविक हो सकती हैं। तो यूनानी और रोमन इतिहासकारों के अनुसार फिर सिकंदर ने खैबर दर्रे से निकलकर भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला के आंभी जैसे कुछ राजाओं ने तो उससे दोस्ती कर ली, लेकिन बाकियों ने उसे ऐसी टक्कर दी जिसे यूनानी कभी नहीं भुला पाए। अश्वकर्ण के लोगों ने यूनानियों के छक्के छुड़ा दिए और मशकावती या मसागा के एक एक पुरुष और महिला ने अंतिम सांस तक लड़ाई की। ऑर्नोस या वरना की घेराबंदी काफी कठिन थी। झेलम के किनारे पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना की धज्जियां उड़ा दी, और मलोई में तो खुद सिकंदर मरते मरते बचा, लेकिन अपनी बड़ी सेना के साथ सिकंदर जीतने में कामयाब हो गया। आगे मगध साम्राज्य भी था, और यहां भारत में एक एक इंच जमीन के लिए जानलेवा संघर्ष करना पड़ रहा था। तो सिकंदर के सिपाहियों ने घबराकर विद्रोह कर दिया। इसलिए सिकंदर सिंधु नदी और बलोचिस्तान के रास्ते वापस निकल गया। बलूचिस्तान के रेगिस्तान में सिकंदर की सेना की बहुत दुर्गति हुई और वो अपनी अधमरी सेना लेकर फारस पहुंचा और वहां से अपनी राजधानी बेबीलोन पहुंचा। वहां 33 साल की उम्र में सन 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका साम्राज्य तुरंत ही बिखर गया। सिंधु घाटी के राजाओं ने यमन सत्ता को उखाड़ फेंका। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके दरबारियों, सामंतों और सेनापतियों ने उसका साम्राज्य आपस में बांट खाया। ईरान, अफगानिस्तान समेत उसके साम्राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आ गया, जिसने सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। इस समय तक भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हो चुका था, जो मगध में पाटलिपुत्र में केंद्रित था। पहले मौर्य सम्राट बने चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस ने सिकंदर के अधूरे और बर्बाद सपने को पूरा करने के लिए भारत पर चढ़ाई की, तो सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह से हरा दिया। सेल्यूकस ने 500 हाथियों के एवज में ज्यादातर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मौर्यों को दे दिया। मौर्यों का अफगानिस्तान में शासन करीब 1 शताब्दी तक चला, और यह कोई छोटा कालखंड नहीं होता है। सेल्यूकस निकेटर के बाद उसके साम्राज्य में कई कमजोर शासक आए, जिनके बारे में सिवाय उनके सिक्कों के कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का स्थायी शासन चला, और बिंदुसार के बाद सम्राट बने अशोक महान, जिनकी गिनती विश्व के महान शासकों में होती है। फिर जैसा कि प्रचलित है कि कलिंग के भीषण संग्राम के बाद सम्राट अशोक को वैराग्य हुआ और उन्होंने गौतम बुद्ध के बतलाए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध संप्रदाय को काफी बढ़ावा दिया।
कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग दिशाओं में मिशनरी भेजे, बौद्ध आचार्य और भिक्षु भेजे। इसको यदि हम सच माने तो इस मिशन के माध्यम से भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित हुआ। कुछ मिशनरियों ने अफगानिस्तान में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। वैसे यहां इसके अलावा और भी कई पंथों का प्रचलन था। सम्राट अशोक को उनके स्तंभों और शिलालेखों के लिए जाना जाता है, और अशोक स्तंभ परसेपोलिस के स्तंभों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। सम्राट अशोक महान के शिलालेख भारतीय इतिहास में लिखित भाषा यानी लिपि के पहले प्रमाण हैं। इससे पहले के समय में भारत में लिपियों के प्रयोग पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कंदहार के अशोक के शिलालेख और इसी क्षेत्र के दुभाषीय सिक्कों से सन 1838 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि खोज निकाली। इसी के कारण आज हम ब्राह्मी लिपि और बाद की लिपियां पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हम भारतीय इतिहास को भी सिंधु घाटी की तरह ही टटोलते रह जाते। इसीलिए सम्राट अशोक की कंदहार की इस चट्टान का बहुत ज्यादा महत्व है। सन 236 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई और एक के बाद एक कई कमजोर मौर्य शासक हुए। इससे मौर्यों की अफगानिस्तान पर पकड़ काफी कमजोर पड़ गई। उधर सेल्यूसिड साम्राज्य का भी बुरा हाल था और यवनों की एक शाखा बल्ख में शासन करने लगी। इन्हें हम बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान को कट्टरता का जरा भी एहसास नहीं था। पारसी पंथ के अनुयायी, संभवतः वैदिक पंथ के अनुयायी, ग्रीक और मध्य एशियाई पंथों के अनुयायी सब मिलजुल कर रहते थे और अब बौद्ध संप्रदाय भी आकर जुड़ गया था। सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस तृतीय ने अपने साम्राज्य को फिर से एकजुट करने की कोशिश की। उसने मौर्यों के कमजोर पड़ने का फायदा उठाया और गंधार और पंजाब पर आक्रमण किया। एंटियोकस की टक्कर गंधार में सुभाग सेन से हुई। उसने कई इलाके जीते। उसके बाद डेमेट्रियस ने हमला किया, जिसे कलिंग के प्रतापी राजा खारवेल ने हराकर सिंधु नदी के उस पार खदेड़ दिया। इन ग्रीक लोगों और शासकों को इंडो ग्रीक कहा जाने लगा, जो अब राजनैतिक तौर पर बैक्ट्रियन ग्रीक्स से अलग हो चुके थे। इनको सबसे ज्यादा इनके सिक्कों के लिए जाना जाता है, जो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। लेकिन खारवेल की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उधर पाटलिपुत्र में तख्ता पलट हो गई। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश स्थापित किया। ग्रीक राजा मिनेंडर ने भारत पर हमला किया तो पुष्यमित्र ने मिनेंडर को हराकर पंजाब तक खदेड़ दिया। लेकिन यह सारा का सारा प्रसंग अत्यंत विवादास्पद है और वर्षों और घटनाओं के क्रम को लेकर इतिहासकारों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। आगे चलकर मिनेंडर बौद्ध बन गया, जिसको लेकर एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हा यानी मिलिंद प्रश्न। इसमें मिलिंद यानी मिनेंडर सवाल करता है और बौद्ध उपाध्याय नागसेन जवाब देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण संवाद। तो इस तरह से पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब के मैदानों तक के ग्रीक लोग या तो बौद्ध बन गए या वैदिक संस्कृति में विलीन हो गए। अपने साथ ये कई मान्यताओं और देवी देवताओं को लेकर आए थे, जिनका संस्कृतिकरण हो गया, जो भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इसी समय पार्थियन साम्राज्य मध्य एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। इसको अर्शक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। सन 160 ईसा पूर्व के आसपास पार्थियन शासक मिहिरदात ने बैक्ट्रियन ग्रीक राजा यूक्रेडिटिस को बुरी तरह से हराया और उन्होंने अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। सन 140 ईसा पूर्व आते आते मिहिरदात ने फारस और बेबीलोन पर भी अधिकार कर लिया और सेल्यूसिड साम्राज्य को सीरिया में समेट कर रख दिया। मिहिरदात ने काबुल और कंधार पर भी अधिकार कर लिया, जिसके कारण अर्शक साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी तक आ लगी। लेकिन कुछ समय बाद थोड़े समय के लिए पार्थियन साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आई, जिस दौरान मध्य एशिया से सिथियन घुड़सवारों ने यानी शकों ने अफगानिस्तान होते हुए बोलान दर्रे के रास्ते भारत पर चढ़ाई की। शकों का दक्षिणी अफगानिस्तान पर इतना गहरा प्रभाव रहा कि इस्लाम के आ जाने तक इस भाग को शकिस्तान कहा जाता रहा, जिससे सिस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। मध्य एशिया और भारत के बीच हमेशा अफगानिस्तान का पठार बीच में आ जाया करता था। तो बैक्ट्रियन ग्रीक और इंडो ग्रीक राज्यों की तरह ही शकों की दो शाखाएं हो गईं।
अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक बसे हुए शक इंडो सिथियन कहलाए, जिन्हें भारत में केवल शकों के नाम से जाना जाता था। इंडो ग्रीक्स की तरह ही शक भी अपने साथ अपनी अपनी संस्कृतियां लेकर आए थे और भारतीय समाज में घुल मिल गए। तब से लगभग 100 साल तक मध्य एशिया में एक अजीब सा दिलचस्प खेल चलता रहा। स्योंगनू साम्राज्य मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था। अब तक चीन पश्चिमी जगत से कटा हुआ था। हर जाति अपने से कमजोर जाति को दबाती है, तो इस श्रृंखला में चीन का हान साम्राज्य पश्चिम की तरफ फैलने लगा और सियांगू जाति ने अपने से दक्षिण में बसे यूजी लोगों पर दबाव डाला और उन्हें बल्क की तरफ धकेल दिया। इन्हीं यूजी लोगों को हम कुषाण कहते हैं। कुषाणों ने बचे खुचे बैक्ट्रियन ग्रीक्स का सफाया कर दिया और बल्क के क्षेत्र में बस गए। तो अब चीन का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया था। इस रास्ते से होते हुए चीन का रेशम पश्चिमी जगत तक जाया करता था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। ऐसा ही एक मार्ग समुद्र के रास्ते होते हुए जाता था, तो बहुत से देश आपस में जुड़ गए। ये व्यापारिक मार्ग पारस के पत्थर साबित हुए। जिस किसी राज्य से होकर ये गुजरते थे, उनकी तो चांदी ही चांदी कहिए, बल्कि सोना ही सोना समझ लीजिए। तो मध्य एशिया का रेशम मार्ग कुषाणों और पार्थियंस के राज्यों से होकर पश्चिमी एशिया और यूरोप तक जाता था, जहां रोमन गणराज्य पांव पसार रहा था। रोमन्स ने सन 130 ईसा पूर्व तक ग्रीस पर कब्जा कर लिया और एक के बाद एक ग्रीक राज्यों को निगलना शुरू कर दिया। कुछ ही दशकों में उन्होंने बचे खुचे सेल्यूसिड साम्राज्य को समाप्त कर दिया और रोमन्स खुद को यूनानियों का उत्तराधिकारी बताने लगे। रोमनों का तर्क था कि यवनों की तरह ही सिंधु नदी तक का इलाका उन्हें मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में जूलियस सीजर के जमाने में रोमनों और पार्थियनों के बीच घनघोर लड़ाइयां हुई। पार्थियंस माहिर घुड़सवार और तीरंदाज थे और इनके बदौलत पार्थियंस ने रोमन्स को कई बार दिन में चांद सितारे दिखाए। यह संघर्ष 250 साल तक चला और अगर कहीं रोम जीत जाता तो रोमन साम्राज्य अफगानिस्तान तक होता, लेकिन पार्थियंस ने उन्हें रोके रखा। लेकिन यूरोपियन इतिहासकार रोम की विजय गाथाओं की डींगे मारने से बाज नहीं आते। रोम के यूनानी मिस्र पर कब्जे को आप सीजर, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी की कहानी के रूप में अच्छे से जानते हैं। बहरहाल सन 50 ईसा पूर्व के आसपास पार्थियन साम्राज्य कुछ संभला और उसने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान समेत भारतीय शकों को हराकर सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। लेकिन रोम से संघर्ष कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए पूर्वी प्रांतों की अनदेखी हुई और फिर एक बार अफगानिस्तान का पठार बीच में आ गया, तो पार्थियंस की भारतीय शाखा अलग हो गई। इन्हें हम इंडो पार्थियन कहते हैं। इंडो पार्थियन राजा खुद को गोडो फरेज कहते थे, जिनकी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। और उधर मध्य एशिया से ताकतवर द्वारा कमजोर को दबाए जाने वाला चक्र चला आ रहा था। हान साम्राज्य सियोंगू पर दबाव डालता रहा, सियोंगू कुषाणों पर, कुषाण इंडो पार्थियंस पर, इंडो पार्थियन शकों पर, शक बचे खुचे इंडो ग्रीक्स पर और इंडो ग्रीक्स क्षेत्रीय भारतीय राज्यों पर दबाव डालते रहे। यदि हम ईसाई परंपरा की माने तो लगभग इसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था, यानी ईसवी संवत की शुरुआत। ईसाई परंपराओं के हिसाब से ईसा मसीह के जन्म के तुरंत बाद, यानी ईसा की पहली सदी की शुरुआत में ज्ञात जगत का नक्शा कुछ इस प्रकार था। चीन का हान साम्राज्य मध्य एशिया तक पहुंच गया था। रोमन गणराज्य अब रोमन साम्राज्य बन चुका था और पश्चिमी जगत पर उसका एकाधिकार था। बढ़ते व्यापार के कारण नए नए क्षेत्रों की खोज हो रही थी। नए नए क्षेत्र मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे थे। पार्थियन साम्राज्य रोम और भारत के बीच में दीवार बनकर खड़ा हुआ था। तक्षशिला में शकों का उत्तरी क्षत्रप राज्य बना जरूर था, लेकिन इंडो पार्थियंस ने उन्हें मथुरा तक खदेड़ दिया, तो उत्तरी क्षत्रपों की दूसरी शाखा अब मथुरा में रह गई। भारत में इंडो पार्थियनों और शकों की दोहरी मार से 10 ईस्वी तक सारे इंडो ग्रीक राजा समाप्त हो गए और शकों की एक और धारा पश्चिम भारत में राज कर रही थी, जिन्हें हम पश्चिमी क्षत्रप कहते हैं। दक्खन में दक्षिण भारत का पहला साम्राज्य उभर कर आया था, सातवाहन साम्राज्य। और अब हम वापस अफगानिस्तान पर आ जाते हैं। जब पार्थियन साम्राज्य पश्चिम में रोम से लड़ने में व्यस्त था,
तब उत्तरी अफगानिस्तान से निकलकर कुषाण इंडो पार्थियन राज्य पर हावी होने लगे। इस सिलसिले में सबसे पहला महत्वपूर्ण कुषाण शासक था हेराइयोस। लेकिन सबसे पहला कुषाण सम्राट हम कहेंगे कुजुल कड़फिसेस को। कुजुल ने बल्ख से बाहर निकलकर काबुल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 12 एपोस्टल्स में से एक सेंट थॉमस भारत आए और इंडो पार्थियन राजा गोंडोफरेस से मिले। पता नहीं ये बात कितनी सच है। फिर अगला कुषाण सम्राट हुआ विमतक्तो, जिसने कुषाण साम्राज्य सिंधु नदी तक फैलाया। इन शुरुआती कुषाण सम्राटों के बारे में हमें उत्तरी अफगानिस्तान के रबातक अभिलेख से जानकारी मिलती है। इन कुषाण शासकों के सिक्के यूनानी और भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। विमतक्तो के बेटे विम कड़फिसेस ने इंडो पार्थियंस का बचा हुआ राज्य मिटाकर सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। उन्होंने उत्तरी क्षत्रपों को हराकर मथुरा तक अपना राज्य फैलाया, पर अब कुषाणों का स्पष्ट रूप से भारतीकरण होने लगा था। विम कड़फिसेस का मथुरा संग्रहालय में एक महत्वपूर्ण शिलालेख रखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है महाराजातिराज देवपुत्र कुषाण पुत्र वामता क्षमस्य वगैरह वगैरह। विम कड़फिसेस और उनके बाद के कुषाणों के सिक्कों पर जो आकृतियां मिलती हैं, वो पहली नजर में किसी भी व्यक्ति को शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और गणेश जैसी दिखती हैं। लेकिन इनकी एक दूसरी व्याख्या भी है, जिसे आमतौर पर इतिहासकार मानते हैं। विम कड़फिसेस के बाद सन 127 ईस्वी के लगभग सबसे महान कुषाण सम्राट हुए कनिष्क। मथुरा के संग्रहालय में कनिष्क की ये बिना सर की मूर्ति रखी हुई है, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क लिखा हुआ है। कनिष्क का साम्राज्य कितना बड़ा था, ये बात हम शायद भारत में नहीं जानते हैं। लेकिन इस समय कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया के एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था और वहां से लेकर सारी सिंधु घाटी मिलाते हुए गंगा के मैदानों को पार करते हुए बंगाल तक और मध्य भारत तक फैला हुआ था। सारे के सारे शक राजा कुषाणों के क्षेत्रीय मांडलिक बन गए थे और पश्चिमी क्षत्रपों ने भी कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली। कनिष्क के इस बड़े साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुरा, यानी पेशावर। गंगा के मैदान न इससे पहले और न कभी इसके बाद मध्य एशिया से राजनीतिक तौर पर जुड़ पाए। बाबर के पहले कनिष्क ही एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने सीर दरिया और गंगा दोनों देखी थी। दूसरी बात, मध्य एशिया का रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट व्यवस्थित रूप से कुषाण साम्राज्य से होकर गुजरता था, तो भारत से तरह तरह के उत्पाद पूरब और पश्चिम में जाते थे और वहां से सोना आकर गंगा के मैदानों में फैल जाता था। और कुषाणों की वजह से भारतीय संस्कृति में विकास तो हुआ ही, उसका मध्य एशिया में भी भरसक प्रचार हुआ। कैसे, आइए अब समझते हैं। कुषाण काल में बौद्ध संस्कृति ने अभूतपूर्व प्रगति की। कुषाण काल से पहले गौतम बुद्ध को मनुष्य के अलावा कई रूपों में दिखाया जाता था, जैसे बोधि वृक्ष या वज्रासन के रूप में। लेकिन संभवतः गंधार में ही कुषाण काल में गौतम बुद्ध को पहली बार मनुष्य के रूप में दिखाया गया। गंधार बौद्ध संस्कृति का गढ़ बन गया और यहां गंधार कला परंपरा विकसित हुई। इसके साथ साथ या इसके कुछ ही समय बाद मथुरा भी एक महान कला केंद्र बनकर विकसित हुआ। आगे चलकर सारनाथ भी एक महत्वपूर्ण कला केंद्र बनकर उभरा। सारे उत्तर भारत में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां निकल निकल कर आ रही हैं और कनिष्क के परामर्शदाता अश्वघोष ने गौतम बुद्ध का चरित्र यानी बुद्ध चरित्र लिखा। ये रामायण महाभारत जितना ही लोकप्रिय हुआ। आज जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की कहानी हम जानते हैं, वो मोटा मोटी बुद्ध चरित्र की ही देन है। तो अब गौतम बुद्ध को मानव रूप भी मिल गया था और एक कहानी भी। तो कुषाण काल में बौद्ध संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कुषाण काल में बौद्ध संप्रदाय के विकास का मामला यही नहीं रुका। कनिष्क के ही शासन काल में चौथी और आखिरी बौद्ध महासभा हुई। ये कुंडलवन यानी संभवतः कश्मीर में हुई थी। यहां से बौद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं हमेशा के लिए अलग हो गईं, महायान और हीनयान। जहां हीनयान पर पाली प्राकृत का प्रभाव बना रहा, वहीं महायान पर संस्कृत भाषा का असर होने लगा। गंधार और अफगानिस्तान से निकलकर रेशम मार्ग होते हुए बौद्ध संप्रदाय हर दिशा में फैला। मध्य एशिया में जहां कुषाणों की तूती बोलती थी, वहां बौद्ध संस्कृति ने जड़ पकड़ ली।
बुद्ध के प्रभाव से पार्थियन साम्राज्य भी नहीं बच पाया। इसका पूर्वी भाग तो बौद्ध बन चुका था, लेकिन बाकी साम्राज्य में भी बौद्ध दर्शन काफी लोकप्रिय हुआ। इसे हम थोड़ा आगे चलकर देखेंगे। कनिष्क ने कला संस्कृति को काफी बढ़ावा दिया और इनकी छत्र छाया में कई कलाकार और कवि पनपे, जैसे अश्वघोष। एक खाना बदोश जाति कैसे सुसंस्कृत होती है और बड़े साम्राज्य बनाती है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुषाण। इस समय पार्थियंस रोम से भिड़े हुए थे, तो उनका कुषाणों से कोई खास संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन तारिम की थाल में कुषाणों और चीन की सेनाओं के बीच अनिर्णायक युद्धों का वर्णन मिलता है। कनिष्क के 23 साल के गौरवमय शासनकाल के बाद हुविष्क का 30 साल का शासनकाल आया, जो कि स्थायी और शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद वासुदेव प्रथम का शासनकाल आया, जो कि काफी हद तक स्थायी रहा। लेकिन वासुदेव प्रथम के अंतिम वर्षों में कुषाण साम्राज्य जगह जगह से सिकुड़ने लगा। उधर पार्थियन साम्राज्य भी ढलता जा रहा था और कमजोर शासकों के चलते अब उसका अंत नजर आने लगा था। सन 224 ईस्वी में आखिरी पार्थियन सम्राट अर्धवान चतुर्थ को हटाकर अर्धशिर प्रथम ने फारस में सासानी साम्राज्य की स्थापना की। सासानी साम्राज्य को औपचारिक तौर पर ईरान शहर कहा जाता था, यानी आर्यों का क्षेत्र। तो इस तरह से पहली बार इतिहास में ईरान शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसमें खुरासान भी शामिल था। उधर सन 232 ईस्वी के लगभग कुषाण सम्राट वासुदेव प्रथम की मृत्यु के बाद कुषाणों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो वासुदेव प्रथम आखिरी महान कुषाण सम्राट साबित हुए। तो अब हम कुषाणों से थोड़ा समय निकालकर सासानियों की बात कर लेते हैं। सासानी साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। यह लगभग 400 साल तक बना रहा। सन 235 ईस्वी के आसपास अर्धशिर ने पश्चिमी कुषाण साम्राज्य के कई इलाकों पर अधिकार कर लिया और पश्चिम में रोमन्स को कड़ी टक्कर दी। इसी से आप सासानियों की बेपनाह ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सन 241 ईस्वी में अर्धशिर प्रथम की मृत्यु के बाद शापुर प्रथम का शासन शुरू हुआ, जो सबसे प्रतापी सासानी सम्राटों में से एक थे। उन्होंने रोमन साम्राज्य को उनके पूरे इतिहास की सबसे बुरी हार दिखाई। शापुर प्रथम से लड़ते हुए रोमन सम्राट गॉर्डियन मारा गया। अगला रोमन सम्राट फिलिप नाम का एक अरब था, जिसने शापुर को भारी भरकम हरजाना दिया। फिर उसके भी अगले रोमन सम्राट वेलेरियन को तो शापुर पकड़कर ही ले गए और उससे और उसके रोमन सिपाहियों से एक बांध और पुल बनवाया। बांध ए कैसर, यानी सीजर का बांध। कुषाणों के कमजोर पड़ते साम्राज्य को शापुर ने पहचाना और सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और बाकी अफगानिस्तान और सिंधु घाटी के कुषाण सासानियों के अधीन हो गए। इसीलिए अब के जो राजा इस क्षेत्र पर राज करने आए थे, उन्हें कुषाण शाह कहा जाता है, यानी कुषाणों के शाह। और चूंकि यहां जो संस्कृति विकसित हुई वो सासानी और भारतीय संस्कृति का मिलाजुला रूप थी, तो हम इन्हें इंडो सासानी कहते हैं। इसके बाद कुषाणों के छोटे छोटे राज्य इधर उधर बचे रहे। अधिकांश कुषाण भारतीय समाज में घुल मिल गए। सासानियों ने कुछ अरब क्षेत्रों पर और मध्य एशिया के कबीलों पर भी अच्छा खासा नियंत्रण कर रखा था। ईरान के इतिहास के स्वर्ण युगों में सासानी काल शायद सर्वश्रेष्ठ था, जब ईरान ने रणभूमि के अलावा हर दिशा में चौतरफा प्रगति की, चाहे वो कलाकारी हो, चाहे साहित्य और भाषा का विकास, और चाहे ज्ञान विज्ञान और गणित हो। सासानी विश्वविद्यालय उस जमाने में काफी विख्यात थे और इसी समृद्ध सासानी संस्कृति की छाया अधिकांश अफगानिस्तान पर साफ साफ नजर आती थी। भारत और सासानियों के काफी गहरे संबंध थे। वो चाहे चतुरंग का खेल हो, जो सासानियों के यहां जाकर चतुरंग बना और अरबों के काल में शतरंज बन गया, या फिर पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, और ये व्यवहार अफगानिस्तान के रास्ते हो रहा था। अब हम वापस आकर देखते हैं कि बौद्ध संप्रदाय ईरान में कितना लोकप्रिय था। शापुर प्रथम के ही शासन काल में एक पैगंबर हुए मानी, जिन्होंने माणिक्यवाद नाम का अपना एक पंथ निकाला। इसके 4 पैगंबर थे, जरथुष्ट्र, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह और मानी स्वयं। अपना पंथ शुरू करने से पहले मानी आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए भारत आए थे और इसीलिए अफगानिस्तान से भी इनका नाता रहा। उनका पंथ जंगल की आग की तरह दुनिया में फैलने लगा।
इसीलिए मानिक के बाद तुरंत ही ईसाई और पारसी धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गया। उनके पंथ का सारी दुनिया में कठोरता से दमन हुआ। सारे इतिहास में केवल एक उइगुर राज्य था जिसने मानिक्यवाद को राजकीय पंथ बनाया। आज तो ये पंथ लगभग विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज से 1500 साल पहले चीन से लेकर रोम तक मानिक्यवाद की धूम मची हुई थी। शापुर के बाद सासानी सम्राट बने बहरम प्रथम और फिर बहरम द्वितीय, जिन्होंने पारसी धर्मगुरु कर्तिर को पारसी पंथ का सर्वे सर्वा बना दिया और कर्तिर ने गैर पारसियों का दमन किया। हालांकि पारसी पंथ मध्य और पश्चिमी ईरान में ज्यादा सक्रिय था, इसीलिए कर्तिर के कट्टरवाद का अफगानिस्तान पर कम असर हुआ। लेकिन मानी नहीं बच पाए और न ही ईरान के बौद्ध, और कहा जाता है कि मानी को सूली पर चढ़वा दिया गया। इसी समय मध्य एशिया में एक और बड़ी समस्या जन्म लेने लगी, हूण। सन 300 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान राजनैतिक तौर पर ईरान के यानी फारस के सासानियों के प्रभाव में था, लेकिन मध्य एशिया के सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के जरिए बौद्ध संप्रदाय चारों तरफ तेजी से फैल रहा था। आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब से 2000 साल पहले अफगानिस्तान बौद्ध संस्कृति का गढ़ हुआ करता था। इसके पूर्वी भाग में वैदिक संस्कृति का भी कुछ असर था। तो कहने के लिए तो इस समय अफगानिस्तान सासानियों के प्रभाव मंडल में आता जरूर था, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पर बौद्ध और वैदिक संप्रदायों के मार्फत भारत के ज्यादा करीब था। लगभग इसी दौरान सन 335 ईस्वी के आसपास मध्य एशिया के हूणों की एक शाखा ने आकर बल्ख का क्षेत्र कुषाणों से छीन लिया। ये थे किदार हूण। इनको अंग्रेजी में रेड हूण भी कहा जाता है, यानी लाल हूण। फिर किदारों ने धीरे धीरे आगे बढ़कर 360 ईस्वी आते आते काबुल घाटी पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन उनके पीछे पीछे हूणों की एक दूसरी शाखा अलखान हूण आ धमकी। अलखानों के मुखिए को लेकर अभी कुछ मतभेद हैं। ऐसा लगता है कि अलखान हूणों के एक साथ कई मुखिए हुआ करते थे। इनमें अलखानों का सबसे पहला महत्वपूर्ण मुखिया था खिंगिल प्रथम। खिंगिल के साथ या उसके बाद मेयम नाम के एक और अलखान नेता का नाम आता है। इन अलखान हूणों ने सन 370 के आसपास बल्ख पर अधिकार कर लिया और फिर सन 388 तक काबुल घाटी भी किदारों से छीन ली। तो अब बेचारे किदार गंधार तक ही सीमित रह गए। फिर उन्होंने आगे चलकर सन 410 तक पंजाब और कश्मीर में बचे खुचे कुषाणों का भी अंत कर दिया। अब किदारों की सीमा भारतवर्ष के गुप्त साम्राज्य से जा लगी, तो देर सवेर इन किदारों का गुप्त सम्राटों से युद्ध तय था। ये वही हूण थे जिन्होंने सन 455 ईस्वी के आसपास गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया था। तो इन किदार हूणों का कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त से भयंकर युद्ध हुआ। स्कंद गुप्त ने एक बार तो किदार हूणों को जबरदस्त मात दे दी। इससे किदार बहुत कमजोर पड़ गए। सन 455 ईस्वी में कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त अगले गुप्त सम्राट बने। दूसरी तरफ अब किदार हूणों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ स्कंद गुप्त ने उन्हें रोके रखा, तो दूसरी तरफ सासानी सम्राट फिरोज प्रथम ने किदारों के दुश्मन अलखान हूणों के मुखिया मेयम से हाथ मिला लिया और सन 466 में किदारों का गंधार से सफाया कर दिया। बचे खुचे किदार हूण कश्मीर में राज करते रहे। करीब इसी समय सन 467 में स्कंदगुप्त की भी मृत्यु हो गई और अगले गुप्त सम्राट बने स्कंदगुप्त के सौतेले भाई पुरुगुप्त, जो कि काफी कमजोर शासक साबित हुए। तभी हूणों की एक तीसरी शाखा उत्तरी अफगानिस्तान में प्रकट हुई। इनको अंग्रेजी में हेफ्थलाइट कहते हैं। इनको अंग्रेजी में व्हाइट हूण भी कहा जाता है, यानी सफेद हूण। यह बात तो निश्चित है कि इन हेफ्थलाइट्स के साथ अब्दाल शब्द का हमेशा इस्तेमाल होता था, जिससे अंग्रेजी नाम हेफ्थलाइट पड़ा। इससे कई इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि इन्हीं हेफ्थलाइट लोगों में से अब्दाली जाति निकली होगी। और ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि इसी अब्दाली जाति को अहमद शाह अब्दाली के शासन शुरू होने के बाद तुर्रानी कहा जाने लगा, जिसका एक भावार्थ होता है तुर्रानी। इसके अलावा खलज यानी खिलजी या गिलजई और पश्तून यानी सीधे शब्दों में पठान इन्हीं हेफ्थलाइट लोगों में से निकले होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मत है।
इन हेप्थलाइट्स को हिंदी में हम अब्दाल कहेंगे। तो अब्दाल हूणों ने सासानियों से दक्षिणी तुर्किस्तान, खुरासान और अफगानिस्तान के कई इलाके छीन लिए। केवल इतना ही नहीं, सन 484 में इन अब्दालों ने बल्ख क्षेत्र में सासानी सम्राट फिरोज प्रथम के प्राण ले लिए। इतने में ही दक्षिणी अफगानिस्तान में हूणों की एक चौथी शाखा ने भी सर उठाया, नेजक हूण। नेजक हूणों ने सासानियों की कमजोर पड़ती ताकत का पूरा फायदा उठाया और अपने आप को जाबुलिस्तान में स्थापित किया। यहां हम आपकी एक भ्रांति दूर कर देते हैं। यूरोप में रोमन साम्राज्य में जिन हूणों ने तबाही मचाई थी, उनका और इन हूणों का शायद कोई बहुत दूर का नाता रहा हो, लेकिन अभी तक इतिहासकार इनके आपसी संबंध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। वैसे भी उन्हें हूण नहीं, हन कहते थे, जिससे शायद हंगरी शब्द की उत्पत्ति हुई। सन 395 में रोमन साम्राज्य के हमेशा के लिए दो हिस्से हो गए। इनमें से पूर्वी रोमन साम्राज्य को हम बैजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। उधर हन जाति के मुखिया अटीला ने सन 441 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य में तबाही मचा दी। 10 साल के अंदर सन 451 तक अटीला पश्चिमी रोमन साम्राज्य में तबाही मचाने लगा, लेकिन उसी साल रोमन सेना के हाथों उसकी हार हुई और 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। अब वापस अफगानिस्तान पर आ जाते हैं। यहां हम हंस की नहीं, हूणों की बात कर रहे हैं। सन 500 ईस्वी के आसपास अलखानों पर अब्दालों का दबाव बढ़ने लगा और अलखान हूण गंधार से आगे बढ़कर पंजाब और सिंध के मैदानों पर छा गए। उन्होंने अपने नेता तोरमान की अध्यक्षता में तक्षशिला को नेस्तोनाबूद कर दिया। अलखान हूणों ने बौद्धों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर डाला। तोरमान ने आगे बढ़कर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। उसके सोने के सिक्के और शिलालेख बताते हैं कि उसकी उत्तरी और मध्य भारत पर मजबूत पकड़ रही होगी। फिर नेजक हूणों ने जाबुलिस्तान से आगे बढ़कर अब्दालों को पीछे हटाकर काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। भारत में सन 510 और 515 के बीच अलखान हूणों का भारतीय राजाओं से पहला बड़ा संघर्ष हुआ। इसमें बचे खुचे गुप्त साम्राज्य के सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य और मालवा के औलिकार राजा प्रकाश धर्मा के हाथों तोरमान की घोर पराजय हुई और उसके तकरीबन 12 साल बाद तोरमान के बेटे मिहिरकुल ने फिर से मध्य भारत पर हमले किए और इस बार उसे मालवा के औलिकार राजा यशोधर्मा ने ऐसी भयानक पराजय दिखाई कि अलखान हूणों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। सन 540 आते आते अलखान हूण सतलज के पार तक ही सिमट कर रह गए। मिहिरकुल के बाद पंजाब में एक टांक राज्य या टंक राज्य का उदय हुआ। अधिकांश इतिहासकार इसे गुर्जर समाज से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये एक स्थापित तथ्य है कि सन 560 ईस्वी के बाद कान्यकुब्ज के मौखरी राजाओं का और कुरुक्षेत्र के पास स्थानेश्वर के पुष्यभूति यानी हर्षवर्धन के पूर्वजों और हूणों का लगातार संग्राम चलता रहता था। तो इस टांक या टंक राज्य के हूण होने की भी प्रबल संभावना है। अफगानिस्तान में अब्दाल, नेजक हूण और अलखान हूण आपस में इतने घुल मिल गए कि उनकी अलग पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया। तभी सन 550 के दशक में पश्चिमी चीन के अल्ताई पर्वतों में तुर्कों का उदय हुआ। इस पहली तुर्क खानात को कहते हैं गोक तुर्क। इन गोक तुर्कों ने 3 साल में ही मंगोलिया से कैस्पियन सागर तक का इलाका दबा लिया, तो उत्तर से अब्दालों पर गोक तुर्कों का दबाव बढ़ने लगा। इसका फायदा उठाकर सासानी सम्राट खुसरो प्रथम ने गोक तुर्कों से हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर सन 566 ईस्वी तक अब्दालों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इस विजय के बाद सासानियों और गोक तुर्कों ने अमू दरिया नदी को अपनी सीमा बनाया। इस बड़ी हार के बाद अब्दालों ने अफगानिस्तान में कुछ राज्य बनाए, जैसे बामियान, उद्यान वगैरह। इनके अलावा अब्दालों के और भी कई छोटे छोटे राज्य थे। गजनी और जाबुल के आसपास का इलाका जागुड़ यानी कैकानान और काबुल घाटी और पंजशीर का इलाका यानी कपीसा, ये 2 राज्य अलखानों और नेजक हूणों के बसाए हुए थे। बामियान के विशाल बुद्ध इन्हीं अब्दालों ने बनाए थे। इनमें से छोटे बुद्ध का निर्माण सन 570 ईस्वी के आसपास हुआ था और बड़े बुद्ध का निर्माण उससे करीब 60-70 साल बाद। सन 570 के आसपास जब सासानी पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य से उलझे हुए थे, तो तुर्कों ने सासानियों पर युद्ध छेड़ दिया
ऐसा मालूम होता है कि तुर्क सिंधु नदी तक हमला करते हुए पहुंच गए थे और इन सारे हूण राज्यों को उन्होंने अपने बस में कर लिया। सन 580 के दशक में इन हूण राज्यों ने तुर्कों की जगह फिर से सासानियों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन तुर्कों ने बागा खान के नेतृत्व में सासानियों पर और पूर्व में अब्दालों पर आक्रमण कर दिया। इससे पहला फारसी तुर्की संग्राम छिड़ गया, जिसमें सासानियों ने तुर्की खान बागा को मारकर इस पहली गोख तुर्क खानात को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सासानी शाह खुसरो द्वितीय ने फिर से बैजेंटाइन साम्राज्य से एक संग्राम छेड़ दिया, जो इन दोनों का आपस में अंतिम महासंग्राम साबित हुआ। इसका फायदा उठाकर सन 606 में तुर्कों ने फिर से सासानियों पर आक्रमण किया और उन्होंने इस दूसरे फारसी तुर्की संग्राम में भी बुरी तरह से पराजय पाई। उधर सासानियों ने रोमन सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए। उनसे कुछ समय के लिए मिस्र, फिलिस्तीन वगैरह तो छीन ही लिए, बल्कि उनकी राजधानी कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जा घेरा। ऐसी विषम परिस्थिति में बैजेंटाइन साम्राज्य ने तुर्कों से हाथ मिला लिया और उन्होंने मिलकर तीसरा फारसी तुर्की संग्राम छेड़ दिया। तुर्कों की एक शाखा तोखार याबगू ने बल्ख पर अधिकार कर लिया और इस तोखार याबगू ने अफगानिस्तान के हूण राज्यों का दमन किया और वो सिंधु नदी तक जा पहुंचे। पश्चिमी मोर्चे पर तुर्कों ने मध्य ईरान तक हमले किए। उधर बीच ईरान पर तुर्कों के हमले होते देख सासानी सम्राट खुसरो द्वितीय ने बैजेंटाइन साम्राज्य से युद्ध खत्म कर दिया, लेकिन इसी साल सन 628 में खुसरो द्वितीय की मृत्यु हो गई और तीसरे फारसी तुर्की संग्राम में सासानियों की पराजय हो गई। मगर इस लंबे महासंग्राम ने सासानी साम्राज्य और बैजेंटाइन साम्राज्य दोनों को ही अधमरा करके रख दिया, जिसका फायदा एक तीसरी ताकत को हुआ जो अभी अभी ताजा ताजा अरबिस्तान में उभर कर आई थी, और वो जलजला था इस्लाम। 7वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अफगानिस्तान में यानी तोखारिस्तान में तुर्कों और अब्दालों के मेल से तोखार याबगू राज्य बना, जिसकी राजधानी भी वही थी जो अब्दालों की हुआ करती थी, द्राब्स्का यानी कुंदूज। याबगू का शाब्दिक अर्थ होता है अधिपति, मतलब कई राजाओं पर राज करने वाला। जब सन 625 और 28 के बीच तोखार याबगू सिंधु नदी तक के हूण राज्यों को अपने बस में कर रहे थे, तब सिंधु नदी के पूर्व में कश्मीर में एक करकोट राजवंश का उदय हुआ, जिसके सबसे लोकप्रिय राजा को आप अच्छे से जानते हैं, ललितादित्य मुक्तपीड़। ऐसे ही गिलगित बल्तिस्तान में एक बौद्ध राज्य का उदय हुआ, जिसे पतोला शाही कहते थे। गंगा के मैदानों में सन 606 से सम्राट हर्षवर्धन का शासन चला आ रहा था। सन 600 ईस्वी आते आते हूण स्थानीय संस्कृति के साथ घुल मिल गए थे। उनका स्थायीकरण और स्थानीकरण हो गया था, जैसा कि हर हमलावर जाति के ऐतिहासिक जीवन काल में अनिवार्य रूप से होता ही है। लेकिन पुराने रंग इतनी आसानी से नहीं जाते। प्राचीन ईरान के लोगों में सूर्य पूजा प्रचलित थी। उसी तर्ज पर यहां दक्षिणी अफगानिस्तान में सूर्य देवता को जून कहते थे। कहीं कहीं पर जूर का भी उल्लेख मिलता है। इस जून के उपासकों को जुनबिल कहा जाता था, जो दक्षिणी अफगानिस्तान में जमींदार यानी मोटा मोटी कंदाहार के आसपास के इलाके में और जाबुलिस्तान में रहते थे। अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस पैमाने पर सूर्य पूजा की ये परिपाठी प्राचीन ईरान से उठकर अफगानिस्तान, पंजाब के मैदानों और कश्मीर से होते हुए 7वीं सदी में गंगा के मैदानों में फैली, जिसमें मुल्तान के सूर्य मंदिर की एक अहम भूमिका थी। दूर, बहुत दूर पूरब में सन 618 में चीन में अत्यंत शक्तिशाली तांग साम्राज्य का उदय हुआ और लगभग इसी के आसपास तिब्बत का पहला साम्राज्य स्थापित हुआ। चीन का तांग साम्राज्य बड़ी तेजी से अपने पंजे पश्चिम की तरफ बढ़ाने लगा और सन 640 के दशक में तांग सेनाएं पूर्वी तुर्किस्तान में पहुंच गईं। इस समय अधिकांश ज्ञात एशिया पर बौद्ध संप्रदाय का खासा गहरा प्रभाव था, तो लुम्बिनी, बोध गया जैसे बौद्ध तीर्थ स्थान और नालंदा जैसे शैक्षणिक केंद्र चुंबक की तरह दुनिया भर से बौद्ध तीर्थयात्रियों और छात्रों को आकर्षित किया करते थे, जो कि मध्य एशिया के रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग से भारत आया जाया करते थे। सबसे ज्यादा यात्री चीन से आते थे।
इसी सिलसिले में सन 630 के दशक में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भेनसांग अफगानिस्तान होते हुए भारत आए। भेनसांग ने अफगानिस्तान में जागुड़ यानी गजनी, कपीश, कुभा और बामियान का दौरा किया। बामियान में 3 विशाल बुद्धों का वर्णन किया, जिनमें से तीसरे लेटे हुए बुद्ध का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। इसी तरह भेनसांग ने सिंध सागर दोआब में सिंहपुरा नाम के एक राज्य का वर्णन किया है, जिसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। इसके अलावा भेनसांग ने कनिष्क की राजधानी पुरुषपुरा यानी पेशावर में कनिष्क के एक अति विशाल और भव्य स्तूप का वर्णन किया है और हूणों के हमलों से तबाह तक्षशिला का भी वर्णन किया है। फिर भेनसांग गंगा के मैदानों में उतरे, हर्षवर्धन से उनकी राजधानी कान्यकुब्ज में मिले और नालंदा पहुंचे। लगभग इसी समय अरबिस्तान में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी। इधर नालंदा में ज्ञान प्राप्त करके सन 641 में भेनसांग इसी रेशम मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए वापस चीन लौट गए। उधर दूर पश्चिम से अरब के रेगिस्तान से इस्लाम की आंधी चली आ रही थी। अरब अचानक से धूमकेतु की तरह उभरे। उन्होंने बैजेंटाइन साम्राज्य को आधा कर दिया और सासानी साम्राज्य को पूरा का पूरा निगल दिया। हालांकि सासानियों ने या उनके पहले के किसी भी फारसी साम्राज्य ने अपने पूर्वी प्रांतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये साम्राज्य अफगानिस्तान की ढाल बने रहते थे। सन 632 और 44 के बीच अरबों ने किरमान पर कब्जा किया और सिंध के राजा को रासिल के युद्ध में हराकर सिंधु नदी तक का इलाका अपने कब्जे में करके अफगानिस्तान के दरवाजे पर पहली दस्तक दी। ठीक उसी समय दूसरे खलीफा उमर की हत्या हो गई और अगले खलीफा बने उस्मान। अरबों को अफगानिस्तान पर हमले का दूसरा मौका तब मिला जब आखिरी सासानी सम्राट याजदगर्द तृतीय का पीछा करते करते अरब अमुदरिया नदी तक आ पहुंचे। यहां सन 651 में याजदगर्द की अरबों के हाथों अमुदरिया के किनारे आखिरी निर्णायक हार के बाद याजदगर्द की हत्या हो गई और बचे हुए सासानी राजघराने ने चीन के तांग साम्राज्य में शरण ली। लेकिन सासानी सेनापति कारेन ने अब्दालों की मदद से अरबों से संघर्ष जारी रखा। इस श्रृंखला में हेरात की घेराबंदी और निशापुर और बादगिस के युद्ध हुए और सासानी सेनापति कारेन मारा गया। लेकिन फिर भी ईरान का इस्लामीकरण इतना आसान नहीं था। इसे तब से तकरीबन 3-4 सदियां और लगने वाली थी। खुरासान हमेशा ही अशांत प्रांत बना रहा। दूसरे मोर्चे पर अरबों ने ईरान में आने वाले पश्चिमी शकेस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसे अरब सिजिस्तान कहने लगे और यह आजकल सिस्तान कहलाता है। इसका केंद्र था दरांग, जो अब जरांज कहलाने लगा। सिस्तान पर अरबों की विजय की कहानी किस्सा सिस्तान में दर्ज है। इस समय के अफगानिस्तान के इतिहास पर, उसकी राजनीतिक स्थिति पर हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है चीनी और अरब सूत्रों से। कई बार तो ये विरोधाभासी भी मालूम होते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबसे ज्यादा संभावित घटनाक्रम पेश करें। यहां हम आपको अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक खास बात बता देते हैं। अफगानिस्तान के बीचों बीच पठार है, तो ये समझ लीजिए कि जैसे एक टेबल के चारों ओर कुर्सियां रखी होती हैं, वैसे ही अफगानिस्तान की अधिकांश आबादी इस पठार के इर्द गिर्द बसी हुई थी। इसके पश्चिम में फारस का प्रभाव था, जिसे हम खुरासान कहते हैं। और सच पूछिए तो अगर 19वीं सदी में अफगान अमीर ने अंग्रेजों की मदद से इसको ईरान के हमले से नहीं बचाया होता, तो आज निश्चित ही हेरात ईरान का हिस्सा होता। अफगानिस्तान का उत्तरी भाग हमेशा मध्य एशिया की छाया में रहा है, वो चाहे बैक्ट्रियन ग्रीक हो या कुषाण हो या तुर्क। और अफगानिस्तान के पूर्वी भाग पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इसीलिए अरबों के अफगानिस्तान पर हमलों को हमें 2 अलग अलग भागों में देखना होगा। तो अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समय पर अरबों ने कई बार हमले किए। अरब इतिहासकारों के हिसाब से यह कहानी कुछ यूं है। तब के अरब इतिहासकार कहते हैं कि अरब तो बेचारे मासूम थे। अफगानिस्तान के राजा संधि तोड़ दिया करते थे, इसीलिए बार बार अरबों को हमला करना पड़ता था। लड़ाई झगड़े के बाद संधि होती थी। अरब इन राज्यों से खिराज वसूलते थे, हर बार लोगों का धर्मांतरण किया करते थे
और शांति पूर्वक लौट जाते थे। और फिर अफगानिस्तान के राजा संधि तोड़ दिया करते थे और ये चक्र चलता रहता था। लेकिन 125 साल के लगातार हमलों के बावजूद अफगानिस्तान के राज्यों का वजूद इस बात की गवाही देता है कि कुल मिलाकर अरब नाकामयाब रहे। तो सन 650 के दशक में अरबों ने सिजिस्तान से निकलकर कंदहार क्षेत्र यानी बोस्त और जमींदावर होते हुए जाबुलिस्तान और काबुलिस्तान पर कब्जा कर लिया। ऐसी किंवदंती है कि काबुल के संग्राम में मारे गए अरबों की कब्रें अभी भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक सेनापति था शाह दो शमशीरा, यानी दो तलवारों वाला वीर, जिसके नाम पर काबुल में ये मस्जिद है। कुछ स्रोतों के मुताबिक यह हमला बल्ख के रास्ते किया गया था, लेकिन तभी सन 656 में तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या हो गई और अली और मुआविया के बीच इस्लामिक जगत का पहला गृह युद्ध यानी पहला फितना छिड़ गया। अली और मुआविया के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन पहला फितना खत्म नहीं हुआ। सुन्नियों और शियाओं के अलावा मुसलमानों का एक तबका और है जो मुआविया और अली दोनों के ही खिलाफ हो गया। ये कहलाते थे खारिजी या ख्वारिजी। सन 661 में एक ख्वारिजी ने अली की हत्या कर दी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अली को उनके मुख्यालय कूफा के पास नजफ में दफनाया गया, लेकिन एक मान्यता यह भी है कि उन्हें बल्ख के पास मज़ार शरीफ में दफनाया गया था। अली के बाद मुआविया ने उमैयद घराने की स्थापना की और वो इस्लामिक जगत का सर्वे सर्वा बन गया। इसी बीच चीन के तांग सम्राट गाओजोंग के शासनकाल में चीनी सेनाएं गोक तुर्कों को दबाते हुए न सिर्फ अफगानिस्तान तक बल्कि अराल सागर तक छा गईं। सन 660 के आसपास काबुल कपीसा में बरहा तेगिन नाम के एक बौद्ध तुर्क ने तुर्क शाही राजघराने की स्थापना की। जाहिर सी बात है, तुर्क शाहियों ने चीनियों की मदद से अरबों को भगाया और जाबुलिस्तान और सिजिस्तान तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। तोखार याबगु कुंदूज और बदख्शान के दरमियान सिमट कर रह गए। तो ये था चीन का प्रभाव मंडल। यहां से होते हुए चीनियों ने शकिस्तान में आखिरी सासानी सम्राट याजदगर्द तृतीय के बेटे फिरोज तृतीय को एक के बाद एक 2 बार स्थापित किया, लेकिन इनके वर्षों को ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि सन 661 में जब फिरोज ने तांग साम्राज्य से मदद मांगी, तब चीन ने पहला प्रयास किया होगा और इसी दौरान तुर्क शाही की स्थापना हुई। फिर सन 665-66 के दरमियान अरबों ने फिर एक बार काबुल अभियान किया, लेकिन उन्हें हार कर लौटना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर चीनियों ने कोशिश की, लेकिन सन 670 में उन्हें पीछे हटना पड़ा और यह सासानी साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की आखिरी कोशिश साबित हुई। दूसरी तरफ सन 671 में नेजत तरखान नाम के एक व्यक्ति ने अरबों को बल्ख से खदेड़ दिया। इसके पीछे चीनियों और तुर्कों का हाथ होगा। सन 680 के आसपास बरहा तेगिन के बाद उसका पुत्र तेगिन शाह अगला तुर्क शाह बना। इसे रण श्रीकरी भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में पंजाब के कटास राज मंदिर बने और इस काल की कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जैसे ये 2 गणेश की मूर्तियां, और बौद्ध मूर्तियों की तो कोई गिनती ही नहीं। तेगिन शाह के बड़े भाई ने जाबुलिस्तान में अपना एक अलग राज्य स्थापित किया, जुनबिल राज्य। इसका नाम अरब सूत्रों में रातबिल बताया गया है। वैसे एक जाबुल ईरान में भी है। अरब इतिहासकारों के हिसाब से तेगिन शाह और रातबिल के बीच में झगड़ा हुआ और अरबों ने मध्यस्थता की। तेगिन शाह के शासनकाल के दौरान दुनिया भर में कई घटनाएं घट रही थीं। सन 680 में मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद उमैयद खलीफा बना, जिसके बाद अली के बेटे इमाम हुसैन के साथ करबला का हादसा हुआ। इसके तुरंत बाद इस्लामिक जगत का दूसरा गृह युद्ध छिड़ गया, यानी दूसरा फितना। दूसरे फितने के दौरान अरब सेनापति यजीद इब्न जियाद ने सिजिस्तान से निकलकर काबुल पर चढ़ाई की, लेकिन इस हिमाकत में यजीद की जान चली गई। सन 690 में चीन के तांग साम्राज्य को 15 साल के लिए ग्रहण लग गया। इससे मध्य एशिया पर चीन की पकड़ ढीली पड़ गई। हालांकि अरब इसका फायदा नहीं उठा पाए और गोक तुर्कों की भस्म से किर्गिजिस्तान में एक नया तुर्क राज्य कायम हुआ, तुर्गेश।
सन 692 में दूसरा फितना खत्म हुआ और अरबों ने फिर से एक बार काबुल जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनको मुंह की खानी पड़ी। सन 700 ईस्वी के कुछ बाद अरबों का काबुल घाटी पर फिर से एक बार असफल हमला हुआ। सन 695 और सन 715 के बीच के इस 20 साल के अंतराल में अरबों ने स्पेन से सिंध तक का इलाका जीत लिया। उधर सन 715 में अरबों ने नेज़क तरखान को मारकर बल्ख पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया। सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर सेन को हराकर अरबों ने मध्य भारत पर हमले तो किए, लेकिन आगे चलकर उनको हार का सामना करना पड़ा। कश्मीर के राजा चंद्रपीड़ ने और उसके बेटे ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अरबों को बुरी तरह से हराया और शायद इसीलिए अरब कभी मुल्तान और पेशावर के रास्ते खैबर दर्रे से होते हुए काबुल पर चढ़ाई नहीं कर पाए। ललितादित्य मुक्तपीड़ के दिग्विजय अभियान भी लगभग इसी समय के हैं। कश्मीर के लिखित इतिहास राज तरंगिणी में उल्लेख है कि ललितादित्य मुक्तपीड़ ने मध्य एशिया के कई इलाकों को जीता। इनमें तुर्क राज्य शामिल थे, तो हो सकता है ललितादित्य ने काबुल की तुर्क शाही, तोखार याबगू और तुर्गेश को हराया हो। हालांकि चीनी इतिहास में ललितादित्य को चीन का सहायक राजा बताया जाता है। उधर तुर्क शाही शासक तेगिन शाह के बाद फ्रोमो केसरों का शासन शुरू हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोम का सीजर, तो संभवतः ये बैजेंटाइन सम्राटों से प्रभावित था। कहा जाता है कि फ्रोमो केसरों ने कई बार अरबों को हराया। शायद इसी पर एक तिब्बती महाकाव्य आधारित है, जिसमें गेसर नाम के एक राजा के युद्धों का वर्णन है। हालांकि फ्रोमो केसरों के बाद के तुर्क शाहियों के बारे में हमें केवल अरब और चीनी सूत्रों से ही पता चलता है। सन 715 और 35 के बीच तुर्किस्तान में उमैयदों और तुर्गेश के बीच कई युद्ध हुए। इनमें आखिरकार तुर्गेश की पराजय हुई और दूसरी तरफ पूरब में चीन का तांग साम्राज्य कुछ संभला और उसने तुर्गेश पर पैर रखकर मध्य एशिया में फिर से वापसी की। सन 744 में अरबों का तीसरा गृहयुद्ध यानी तीसरा फितना छिड़ गया। इसने उमैयदों की जड़ें हिला डाली। इस तीसरे फितने के खत्म होते होते उमैयदों के खिलाफ अब्बासियों का विद्रोह शुरू हुआ। सन 750 तक अब्बासियों ने उमैयदों को खदेड़कर अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी कोने में और स्पेन पुर्तगाल तक समेट कर रख दिया। लेकिन मध्य एशिया में उनकी टक्कर थी उस जमाने की एक महाशक्ति से, यानी कि चीन के तांग साम्राज्य से, और इस पर अफगानिस्तान का भविष्य निर्भर करता था। तो अब्बासियों ने चीन के खिलाफ तिब्बतियों से हाथ मिला लिया और तांग साम्राज्य की सेनाएं अपने तुर्क साथियों के भरोसे लड़ने निकल पड़ी। सन 751 में तलास का घमासान और निर्णायक युद्ध हुआ। तलास के युद्ध में चीन को भारी पराजय मिली। फिर उसके बाद चीन में विद्रोह हो गया और चीन की सेनाएं सारे इतिहास में फिर कभी पामीर के पार नहीं आ पाईं। लगभग इसी समय जाबुलिस्तान में जुनबिल लोगों का एक राज्य उभरा। इसे लाविक या लोयक राजवंश भी कहते हैं। सन 758 के बाद तोखार याबगू का नामो निशान नहीं मिलता। तलास के युद्ध के बाद मध्य एशिया समेत अफगानिस्तान अरबों की झोली में आ गिरा। इसके बाद अरबों के काबुल पर कुछ और हमलों का जिक्र मिलता है, जो कि ज्यादातर बल्ख की तरफ से हुए थे और उनमें से कम एक बामियान होते हुए किया गया था। लेकिन फिर भी अरबों को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिली। वो सारे अफगानिस्तान का इस्लामीकरण नहीं कर पाए। ये काम आने वाली शताब्दियों में तुर्कों ने किया, जिनमें सबसे खास थे सफारी और गजनवी। हिंदू शाहियों और गजनवियों पर अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले हम अफगानिस्तान की इस्लामिक जगत को दी गई दो अनमोल नेमतों की बात कर लेते हैं, जिनका असर काफी दूर तक रहा, काफी देर तक रहा। इनकी ही वजह से इस्लाम का स्वर्ण युग आ पाया। सन 750 के दशक में इस्लाम के एक दूसरे संस्करण का एक ज्यादा नर्म और आध्यात्मिक धारा का जन्म हुआ, सूफीवाद। सूफी विचारधारा पहले कहां उभरी, इस पर फिलहाल मतभेद है।
पर कुछ शुरुआती सूफी संत खुरासान और बल्ख से ताल्लुक रखते थे। बल्ख की अब्बासियों को एक और बड़ी देन थी। बल्ख के बौद्ध विहार, जिसे अरब नौबहार कहते थे, वहां के प्रमुख का नाम था बर्मक। बर्मक के वंशजों को बर्मकी कहते हैं। तो संभावना है कि बर्मकी असल में मूलतः भारतीय बौद्ध होंगे। इसी बर्मकी घराने से आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय तक अब्बासियों के वजीर यानी प्रधानमंत्री आते थे। न सिर्फ इतना, ये बर्मकी अब्बासी युवराजों के सबसे प्रमुख शिक्षक हुआ करते थे। अरबों के हमलों का कम से कम इतना असर तो हुआ कि 9वीं शताब्दी के आते आते तुर्क शाहियों ने अपनी राजधानी कपीश से बदलकर काबुल कर ली। दूसरी ओर लगभग इसी समय पहले जुनबिल लाविक राजा वुजविर की मृत्यु हो गई और उसके बेटे खानान लाविक ने शासन शुरू किया और सन 782 तक उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और ऐसा भी मालूम होता है कि लगभग इसी समय तक अरबों ने बोस्त और जमींदावर पर कब्जा कर लिया था। सन 780 के आसपास गिलगित बल्तिस्तान में पतोला शाही की जगह कयानी घराने ने ले ली। ऐसे संकेत मिलते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के राजाओं की अरबों से झड़पें हुई हैं। आपको यह जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि सन 800 के आसपास तुर्क शाही राज्य तिब्बतियों के प्रभाव मंडल में आ गया। हालांकि कुछ 15 साल काबुल क्षेत्र में सक्रिय रहकर तिब्बती वापस चले गए और उससे 30 साल बाद तिब्बती साम्राज्य बिखर गया। सन 811 में इस्लामिक जगत का चौथा फितना शुरू हो गया। इसने अब्बासियों की शक्ति को खोखला कर दिया और इसमें बर्मकियों का पतन हो गया। कई क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे जो कहने के लिए तो अब्बासियों के मांडलिक थे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर स्वतंत्र थे। अरबों के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल बात यह थी कि इनमें से अधिकांश घराने ऐसे थे जिनके पूर्वज पारसी थे और इस्लाम अपनाने के बावजूद उन्होंने अपनी फारसी सासानी संस्कृति नहीं छोड़ी थी। इसके कुछ उदाहरण हैं सामानी राजघराने के आदि पुरुष सामान खुदा, ताहिरियों के पूर्व पिता रुजैक, बुयाइयों के आदि पुरुष पन्हा खुसरो वगैरह। इस तरह से ईरान और मध्य एशिया अरबों के हाथों से निकलकर क्षेत्रीय फारसी मुस्लिम राज्यों के हाथ में चला गया। ये राज्य थे खुरासान के ताहिरी, जिनके मुख्यालय थे निशापुर और मर्व, और ताजिकिस्तान के पूर्वज माने जाने वाले सामानी, जिनके मुख्यालय थे बुखारा और समरकंद। बाद में सिस्तान के सफारी और फारस के बुयाई भी उभरे। ऐसे और भी कई राज्य थे। इस घटनाक्रम को आजकल ईरानियन इंटरमीजो कहा जाता है, यानी फारसी राजनैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो इस्लाम को मजबूरन फारसी संस्कृति को अपनाना ही पड़ा। इसका एक और मतलब था, अब तुर्कों का इस्लामीकरण तो हो रहा था, लेकिन फारसी रंग में। इसे हम थोड़ी देर से देखेंगे। सन 840 के दशक में आखिरी तुर्क शाही शासक लघु तुर्मान को हटाकर कल्लर देव नाम के उसके मंत्री अथवा सेनापति ने काबुल में हिंदू शाही स्थापित की। हिंदू शाहियों को अगर हम केवल शाही या शाहियत भी कहें तो भी गलत न होगा। हिंदू शाहियों के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी अल बेरूनी की किताब उल हिंद से और कश्मीर के लिखित इतिहास राज तरंगिणी से मिलती है। कश्मीर के लिखित इतिहास राज तरंगिणी में इसे लल्लीय शाही कहा गया है। तो इस तरह से काबुल शाही के दो घराने हुए, तुर्क शाही या बौद्ध शाही और लल्लीय शाही या हिंदू शाही। हिंदू शाहियों के काल में कई मंदिर बने जिनके भग्नावशेष आज भी पश्चिम पंजाब में मौजूद हैं। सन 850 के दशक में सिंध में हब्बारी घराना उभर आया था और साथ में मुल्तान और माकरान के राज्य भी। कल्लर के बाद वासुदेव का शासन शुरू होता है। हाल ही में इसके सिक्के बल्ख तक पाए गए हैं। लेकिन हिंदू शाहियों की एक और वंशावली प्राप्त होती है। उसके अनुसार कल्लर देव के बाद सामंत देव का शासन आया और सामंत देव के बाद कमल वर्मन का। सन 865-66 के दरमियान पांचवा फितना हुआ, जिससे अब्बासी और भी कमजोर पड़ गए। दक्षिणी अफगानिस्तान के सिस्तान में ताहिरियों के इलाके में एक और ईरानी मुस्लिम राज्य उभर कर आया, सफारी साम्राज्य, जिसका संस्थापक था याकूब इब्न अल लैस अल सफार। याकूब के 3 भाइयों ने भी उसकी मदद की थी। सफारियों पर भी फारसी संस्कृति का गहरा प्रभाव था, लिहाजा अफगानिस्तान में भी इस्लाम के फारसी संस्करण का ही प्रचार हुआ। यहां पर अरबी भाषा केवल धर्म ग्रंथों तक और लोगों के नामकरण तक सीमित रही, जैसा कि भारत में कालांतर में संस्कृत के साथ हुआ।
इस दौरान सन 868 और 72 के बीच याकूब ने अफगानिस्तान के पुराने हिंदू बौद्ध राज्यों को अपने बस में कर लिया। उसने गोर और बामियान के बौद्ध शासकों को अपने अधीन कर लिया और जुनबिल राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। याकूब ने काबुल घाटी पर भी चढ़ाई की और हिंदू शाहियों को हराया। शायद इसी समय हिंदू शाहियों ने अपनी राजधानी कुबा से बदलकर सिंधु नदी के किनारे उद्भांडपुर में कर ली थी। तभी याकूब का ध्यान भटका और उसने सन 873 में ताहिरी राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर उसने आगे बढ़कर बगदाद जीतने की नाकाम कोशिश की और इस हिमाकत में वो मारा गया। याकूब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के समकालीन था। याकूब के बाद उसका भाई अम्र अगला सफारी अमीर बना। उसने खुरासान पर हक जताने की कोशिश की और इसीलिए इस्माइल सामानी से उसकी बल्ख में टक्कर हो गई। इस्माइल ने अम्र को पकड़कर बगदाद भेज दिया, जहां उसको सजाए मौत दी गई। इस्माइल सामानी को असल में ताजिकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है और ताजिकिस्तान की मुद्रा का तो नाम ही सोमोनी है। बल्ख के युद्ध के बाद सामानियों का अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया और सफारी केवल सिस्तान तक ही सिमट कर रह गए। इसके बाद काबुल और बाकी अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, इसका इतिहास कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन कश्मीर के इतिहास राज तरंगिणी और सिस्तान के इतिहास तारीख सिस्तान से हमें कुछ अंश प्राप्त होते हैं। तो एक संभावना बनती है जो काफी हद तक तर्क संगत मालूम होती है। याकूब ने अफगानिस्तान में अपना राज फैलाया, लेकिन उसकी मौत के बाद अफगानिस्तान के राजाओं ने अपने अपने इलाके वापस ले लिए। वासुदेव के बाद कमल वर्मन कुबा का हिंदू शाही शासक बना। इसके शासनकाल में सन 900 ईस्वी के आसपास जब सफारी अमीर अम्र सामानियों से उलझा हुआ था, तब कमल वर्मन की मदद से अष्टा और तोरमन नाम के दो हिंदू राजाओं ने गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अष्टा ने विद्रोह किया, जिसे कमल वर्मन ने कश्मीर के राजा की मदद से दबा दिया। राज तरंगिणी में कश्मीर की रानी सुगंधा के काल में हिंदू शाहियों पर चढ़ाई का वर्णन है। शायद यह वही प्रसंग हो। कमल वर्मन के बाद भीमदेव हिंदू शाही शासक बना, जिसकी बेटी का विवाह कश्मीर के उत्पल राजघराने में हुआ था। भीमदेव का शासन काफी लंबा चला, लेकिन तब के मुस्लिम इतिहासकार गजनी पर जुनबिल लाविकों का शासन बताते हैं। भीमदेव के शासनकाल के दौरान इस्लामिक जगत में काफी हलचल मची हुई थी। अब्बासियों के कमजोर पड़ने के लगभग 100 साल बाद कई और ईरानी राज्य उभरे। उनमें से एक था फारस का बुयाई घराना, जो कि एक ईरानी शिया राज्य था। बुयाइयों के पूर्वज भी सासानी काल में पारसी रईस ही थे। तो बुयाइयों ने आगे बढ़कर बगदाद पर कब्जा कर लिया और अब्बासी खलीफाओं को अपनी जेब में रख लिया। इससे अब्बासियों और अफगानिस्तान का फासला और भी बढ़ गया। अब हम तुर्कों के फारसीकरण और इस्लामीकरण की बात फिर से शुरू करते हैं। गोक तुर्कों के पतन के बाद तुर्क लगभग अनाथ हो गए थे। सामानियों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और तुर्कों का बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण किया। कई तुर्क बच्चों और युवाओं को गुलाम बनाकर फौज में या दरबार में पाला जाता था। इस्माइल सामानी के पोते नासर द्वितीय का ऐसा ही एक गुलाम था, अल्प तिगिन, महमूद गजनवी का नाना। सन 961 में अल्प तिगिन ने बामियान का राज्य समाप्त कर दिया, गोरियों को अपने अधीन कर लिया और आगे बढ़कर लाविकों से गजनी छीन ली। अल्प तिगिन ने गजनी में अपना मुख्यालय बनाया और व्यावहारिक तौर पर सामानियों से अलग हो गया। गजनी पर अधिकार के अगले ही साल अल्प तिगिन की मृत्यु हो गई और उसका बेटा अबू इशाक गजनी का शासक बना। अल्प तिगिन के पराक्रमों के लिए तुर्क जगत में आज भी उसे याद किया जाता है। यह सब हिंदू शाही राजा भीमदेव के शासनकाल में हो रहा था। भीमदेव के शासनकाल की आखिरी महत्वपूर्ण घटना थी हिंदू शाहियों और लाविकों का गजनी पर आक्रमण, जो कि असफल रहा। उसके कुछ ही समय बाद भीमदेव की भी मृत्यु हो गई। भीमदेव के बाद अगला हिंदू शाही शासक बना जयपाल। यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जयपाल के पिता का नाम हुतपाल बताया जाता है। यह हुतपाल ही भीमदेव है या नहीं, इस पर फिलहाल संदेह है। असल में भीमदेव ने ही जयपाल को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अबू इशाक का शासन 3 साल चला और उसकी मौत के बाद उसका गुलाम बिल्गे तेगिन गजनी का अमीर बना। लेकिन लाविकों के बचे खुचे राज्य को खत्म करते समय सन 975 में वो मारा गया और एक और तुर्क सिपाही बोरी तेगिन ने सत्ता संभाली। बोरी तेगिन काफी अलोकप्रिय था। इस समय एक आदमी चुपचाप बैठकर दूर से ये सब तमाशा देख रहा था। ये था अल्प तिगिन का गुलाम और दामाद महमूद गजनवी का पिता सबुक तिगिन।
गजनी की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए सन 977 में हिंदू शाही राजा जयपाल और लाविकों ने मिलकर गजनी पर हमला किया, लेकिन सबुक्तगिन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें लमगान के युद्ध में बुरी तरह से हराकर वापस लौटा दिया। सबुक्तगिन ने लगे हाथ गोरी तेगिन को भी सिंहासन से हटा दिया और खुद गजनी का अमीर बन गया। यहां से गजनवी राजवंश का आगाज होता है। इसको हम यामिनी घराना भी कहते हैं। इसके कुछ समय बाद ऐसा मालूम होता है कि सबुक्तगिन ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी गजनवी सामानियों के अमीर ही कहलाते थे और वो पूरी तरह से फारसी संस्कृति में रंगे हुए थे। इस बीच मिस्र में एक शिया इमामत उभर कर आई जिसे हम फातिमी इमामत कहते हैं। ऐसा ही एक और शिया घराना उभरा करामतियों का, जिसके प्रतिनिधि आज बहरेन में राज कर रहे हैं। करामतियों ने मक्का मदीना में विध्वंस मचाया, जिसके लिए वो सारे इस्लामिक जगत में बदनाम हुए। इन्हीं करामतियों की एक शाखा मुल्तान आ गई और इन्हीं ने मुल्तान का सूर्य मंदिर भी तोड़ा। ये काफी कट्टर थे और मिस्र के फातिमियों को अपना खलीफा मानते थे। इसके बाद सबुक्तगिन और जयपाल की अगली टक्कर हुई सन 990 के आसपास, कश्मीर की सरहद पर किशनगंगा नदी के किनारे, जहां सबुक्तगिन ने हिंदू शाहियों और कई राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना को हराया। ऐसा मुगल कालीन इतिहासकार फरिश्ता कहता है। सबुक्तगिन वहां कैसे पहुंचा, ये तो फरिश्ते ही जाने। सबुक्तगिन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थानीय पश्तून और अन्य अफगान तेजी से मुस्लिम बने और उसकी सेना में भर्ती हुए। सबुक्तगिन ने पेशावर भी ले लिया। कायदे से देखा जाए तो इस्लाम के पूर्व के अफगानिस्तान का अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। बगदाद में बैठे अब्बासी खलीफाओं ने सबुक्तगिन की प्रशंसा की और खलीफाओं को प्रसन्न करने के लिए ये तुर्क बहुत ही क्रूर हो जाते थे। इस समय के पंजाब के इतिहास पर धुंध छाई हुई है। कुछ स्रोतों के हिसाब से इस समय लाहौर पर कोई भरत नाम का राजा राज कर रहा था, जिसे जयपाल के बेटे राजकुमार आनंद पाल ने सन 990 में हराकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। अपने अंतिम दिनों में सबुक्तगिन ने सामानियों को खुरासान में फैले विद्रोह को दबाने में मदद की। उसका बेटा महमूद इस समय निशापुर में था। सन 997 में सबुक्तगिन की मृत्यु हो गई और उसका छोटा बेटा इस्माइल अगला अमीर बना। महमूद ने खुरासान के विद्रोहियों को वहीं छोड़ दिया और तुरंत आकर अपने भाई को कैद कर लिया। सामानियों ने और अब्बासी खलीफाओं ने महमूद को मान्यता दे दी। इसके कुछ ही समय बाद काराखानी तुर्कों ने सामानियों का सफाया कर दिया, तो अब महमूद हर दृष्टि से एक स्वतंत्र शासक बन चुका था, सुल्तान महमूद गजनवी। इससे पहले कि कारा खान खुरासान ले पाते, महमूद ने उस पर कब्जा कर लिया। इस समय महमूद की उतनी उम्र नहीं थी जितना जयपाल के पास तजुर्बा था, तो जयपाल ने कई राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना बनाकर गजनी पर हमले की तैयारी की। सन 1001 में महमूद और जयपाल के बीच पेशावर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इसमें हिंदू शाहियों ने महमूद को कड़ी टक्कर दी। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन महमूद जीत गया। जयपाल ने पराजय के बाद हुए घोर अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। जयपाल के बेटे आनंद पाल ने युद्ध की अच्छी तैयारी कर रखी थी। उसने पश्चिम पंजाब में नंदना का किला मजबूत किया और लाहौर के आसपास अपनी दूसरी सुरक्षा पंक्ति तैयार की। तो नंदना और लाहौर इनकी वैकल्पिक राजधानियां बन गईं। भारत के कई राज्यों ने आनंद पाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी, जिनमें कन्नौज के प्रतिहार और मालवा के परमार राजा भोज भी शामिल थे। केवल एक ही पीढ़ी के अंदर हिंदू शाही हमला करने वालों से घटकर हमला बचने वाले बनकर रह गए। इस बीच सन 1003 में महमूद ने बचे हुए सफारियों का सफाया कर डाला। सन 1004 में उसने पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र भेरा को लूटा। सन 1005 में महमूद ने मुल्तान के करामतियों को सबक सिखाया, लेकिन तभी कारा खानों ने खुरासान पर हमला कर दिया, जिसका महमूद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आते जाते उसने रास्ते में गोरियों का दमन किया और उनका धर्म परिवर्तन कर डाला। तो मोहम्मद गोरी से 7 पीढ़ियों पहले, यानी करीब 125 साल पहले, मोहम्मद गोरी के पूर्वज बौद्ध हुआ करते थे। सन 1008 में महमूद और आनंद पाल के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, अटक से कुछ ही दूर सिंधु नदी के किनारे। इसे छाछ या चाच का युद्ध भी कहा जाता है। आनंद पाल और उसके साथियों ने महमूद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में हार गए। एक अनुमान यह भी है कि आनंद पाल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग महमूद की बलि चढ़ गया और भारत के दरवाजे महमूद के लिए खुल गए।
उसके बाद उसने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पर आक्रमण किया। सन 1010 में मुल्तान के करामतियों का सफाया कर डाला। सन 1011 में हब्बारी घराने के पतन के बाद महमूद ने सिंध को अपने अधीन कर लिया और भारत पर अगले हमलों की तैयारी करने लगा। सिंधियों के इष्टदेव झूलेलाल की कहानी भी लगभग इसी समय की है। सन 1010 के आसपास आनंद पाल की मृत्यु हो गई और त्रिलोचन पाल अगला हिंदू शाही शासक बना, लेकिन उसे भी महमूद ने सन 1013 में बुलनाद के युद्ध में हरा दिया। तो एक के बाद एक 3 पीढ़ियों को महमूद ने हराया। हालांकि महमूद का कश्मीर पर हमला असफल रहा और उसका लाहौर को जीतने का पहला प्रयास भी बेकार गया। सन 1021 में महमूद ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि त्रिलोचन पाल महमूद से आगे लड़ पाता, त्रिलोचन पाल की हत्या उसके अपने ही सैनिकों ने कर दी। त्रिलोचन पाल के उत्तराधिकारी भीमपाल का सन 1026 के बाद कुछ पता नहीं है। यहां आकर हिंदू शाहियों की कहानी खत्म हो जाती है। तो महमूद गजनवी के भारत पर कई हमले हुए। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज और कुरुक्षेत्र, मथुरा और सोमनाथ के मंदिर टूटे और लूटे गए। भारत से लूटी गई दौलत का महमूद ने अपनी राजधानी गजनी के उद्धार में इस्तेमाल किया और बगदाद की तरह ही गजनी भी इस्लामिक जगत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बन गया। असल में यह पूरा कालखंड इस्लाम का स्वर्ण युग कहलाता है। महमूद का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान था। उसने कई कलाकारों और विद्वानों को आश्रय दिया, जिनमें से एक था अल बेरूनी, जिसकी दी हुई जानकारी की वजह से ही हम आज हिंदू शाहियों के बारे में जानते हैं। राज तरंगिणी भी इसके लगभग 100 साल के अंदर अंदर लिखी गई। महमूद ने ईरान के बुयाइयों को हराया और ईरान और मध्य एशिया में भी कई कारनामे किए, जिन्हें हम फिर कभी देखेंगे। भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा घराना हो जिसने इतने बड़े, इतने घमासान और इतने निर्णायक युद्ध एक के बाद एक लड़े। लेकिन हिंदू शाहियों को आज खुद हिंदू भूल चुके हैं। हिंदू कुश पर्वत आज भी उनके बलिदानों की गवाही देता है। लेकिन हिंदू शाहियों से हमें एक सबक तो जरूर मिलता है कि सरहदें हमेशा महफूज रहनी चाहिए और आपका दुश्मन सबसे पहले उन्हीं रखवालों को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सावधान रहिएगा।